बात अगर संघ और राज्य क्षेत्र का किया जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 1 और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 देता है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम आपको बता चुके हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। अब जब आप अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जान चुके हैं तो अब इस चैप्टर से संबंधित जो अन्य चीजें हैं, इस चैप्टर से संबंधित जो अन्य बातें हैं, उन बातों को आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले आपका हम रिवीजन करवा देते हैं अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 1 की अगर बात की जाए तो जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत का संवैधानिक नाम 2 है, एगो इंडिया एगो भारत, और यह राज्यों से मिलकर बना है, यह राज्यों का संघ है। इसके बाद अनुच्छेद 2, किसी नए राज्यों को भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत भारत की संसद दिलाता है। फिर अनुच्छेद 3 की अगर बात करें तो जो अनुच्छेद 3 है, यह भारत के भीतर किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य के क्षेत्र में सीमा में नाम में परिवर्तन को लेकर जानकारी देता है। और अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारत के भीतर किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन भारत की संसद करता है, और वो भी साधारण बहुमत के आधार पर। और फिर अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वे परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वे परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये बात आपको अनुच्छेद 4 कहता है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम आपको बता दिए थे पहले भी, और अभी हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं। अब यहां से हम लोगों को आगे बढ़ना है, यहां से हम लोगों को आगे जानना है। देखिए, अनुच्छेद 3 के विषय में, अनुच्छेद 3 से संबंधित कुछ चीजें हैं जो कभी कताल आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है, जिसको याद रखना है। क्या है अनुच्छेद 3 से संबंधित बातें? देखिए, आपको पिछले क्लास में भी समझाए हैं और आज भी हम आपको बताए हैं कि राज्यों के नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। राज्यों के नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं, और अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर भारत की संसद करता है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं। तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ है, और अनुच्छेद 3 के तहत वह परिवर्तन भारत की संसद ने किया है। कौन कौन से राज्य के नाम में परिवर्तन हुए हैं? 5, 6, 7 राज्य हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, एक राज्य है उत्तराखंड, एक राज्य है ओडिशा, एक राज्य है तमिलनाडु, एक राज्य है कर्नाटक, एक राज्य है केरल। यही कुछ प्रमुख राज्य है जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं। इसमें अगर बात हम लोग उत्तर प्रदेश की करें तो जो उत्तर प्रदेश है, आप जिसे आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। आज आप जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत का
नाम बदलकर 1950 ईस्वी में, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किया गया। फिर आज आप जिसे केरल कहते हैं, इसे पहले ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। इसे पहले ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। आज आप जिसे केरल कहते हैं, केरल को पहले ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। ट्रावनकोर कोचीन का ही नाम बदलकर 1956 ईस्वी में केरल किया गया। ट्रावनकोर कोचीन का ही नाम बदलकर 1956 ईस्वी में केरल किया गया। फिर आज आप जिसे तमिलनाडु कहते हैं, तमिलनाडु कहते हैं, उसे पहले मद्रास कहा जाता था। उसे पहले मद्रास कहा जाता था। मद्रास का नाम बदलकर 1969 ईस्वी में तमिलनाडु किया गया। मद्रास का नाम बदलकर 1969 ईस्वी में तमिलनाडु किया गया। आज आप जिसे कर्नाटक कहते हैं, उसे पहले मैसूर कहा जाता था। उसे पहले मैसूर कहा जाता था। मैसूर का नाम बदलकर 1973 ईस्वी में कर्नाटक किया गया। आज आप जिसे उत्तराखंड कहते हैं, इसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था। उत्तरांचल का नाम बदलकर 2007 ईस्वी में उत्तराखंड किया गया। 2007 ईस्वी में उत्तराखंड किया गया। आज आप जिसे ओडिशा कहते हैं, उसे पहले उड़ीसा कहा जाता था। उड़ीसा कहा जाता था और उड़ीसा का नाम बदलकर 2011 ईस्वी में ओडिशा किया गया। ओडिशा किया गया। ये जो तमाम राज्यों के नाम में परिवर्तन हुए हैं, ये परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है और यह परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद ने किया है। भारत की संसद ने किया है। इस परिवर्तन को हमें याद रखने की जरूरत है। इस परिवर्तन को हम लोग याद रखेंगे। यहां पर अगर आपको बोर्ड पूछेगा और बोर्ड फंसाना चाहेगा, तो यहां पर ईस्वी देकर के आपको फंसाया जा सकता है। ईस्वी के संदर्भ में आपको फंसाया जा सकता है। तो चीजों को ध्यान से आप याद रखिएगा। अब देखिए, आप भारत के संविधान को जब पढ़ते हैं, तो भारत के संविधान में यह जानकारी दे दी गई है कि किसी बाहरी राज्य या क्षेत्र को जीतकर भारतीय साम्राज्य में कौन मिलाएगा, तो भारत की संसद मिलाता है अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन इस बात का विवरण संविधान में नहीं है कि भारत के किसी क्षेत्र को अगर किसी दूसरे देश को सौंपना है, तो वह काम कैसे होगा। देखिए, समझिएगा हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम आपको यह बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप अनुच्छेद 2 को पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों का भारत में प्रवेश को लेकर जानकारी देता है। मतलब नेपाल के किसी क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। तो किसी बाहरी राज्य को जीतकर भारत में जो मिलाया जाता है, वह अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाता है। इस बात का विवरण तो हमारे संविधान में है। लेकिन अगर भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है, मान लिया जाए पश्चिम बंगाल का कोई क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपना है, मिजोरम का क्षेत्र म्यांमार को सौंपना है, पंजाब का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना है, तो यह काम कैसे होगा? इस काम को कौन करेगा? इसकी क्या प्रक्रिया होगी?
यही बात हम आपको समझाने जा रहे हैं और यह बात समझना जरूरी है, क्योंकि समय समय पर यह सब मुद्दा आते रहता है। और ऐसा ही मुद्दा 1958 ईस्वी में आया था। 1958 ऐसा ही मुद्दा 1958 ईस्वी में आया था। 1958 1958 ईस्वी में कौन सा मुद्दा आया था? 1958 में यह मुद्दा आया कि पश्चिम बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपना है। बांग्लादेश को सौंपना है पश्चिम बंगाल के। और उस समय बांग्लादेश तो पाकिस्तानी था, तो पाकिस्तानी कहा जाए, उस समय के संदर्भ में बांग्लादेश ना कहा जाए, पाकिस्तानी कहा जाए। बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा जाएगा, पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। यह मामला 1958 में आया। बेरुबारी क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पड़ता था, इसको पाकिस्तान को सौंपना था। यह मुद्दा 1958 में आया। 1958 में यह मुद्दा आया तो संविधान को खंगाला गया। क्या संविधान में इस बात का विवरण है या नहीं है? जब संविधान को खंगाला गया तो संविधान में इस बात का विवरण कहीं नहीं था। और जब संविधान में इस बात का विवरण कहीं नहीं था तो भारत के राष्ट्रपति ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। कोई भी कानूनी मामला अगर फंसता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इस बात का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में है। 143 143 में इस बात का विवरण है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मसले पर सलाह ले सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा और अपने सलाह में राजेंद्र प्रसाद ने यह पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि पश्चिम बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देना है, इसको लेकर संविधान में कुछ भी नहीं है, कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट से जब सलाह मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सलाह में राष्ट्रपति को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सलाह में राष्ट्रपति को कहा कि अगर भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना है तो इसको लेकर संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन करके भारत की संसद भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकती है। मतलब भारत के अगर किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो इसको लेकर भारत की संसद को संविधान संशोधन करना होता है और भारत की संसद संविधान संशोधन के जरिए भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकता है। जब यह स्पष्ट हो गया तब जाकर नवा संविधान संशोधन नवा संविधान संशोधन नम्मा संविधान संशोधन 9 संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरुवारी का क्षेत्र, नवा संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसका एक और बेहतर उदाहरण है 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तो उससे पहले से कुछ जमीन को लेकर, कुछ क्षेत्र को लेकर, कुछ भूभाग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा था। कुछ क्षेत्र को लेकर, कुछ भूभाग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा था। भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को देना था और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को लेना था।
भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को देना था और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को लेना था। तो भारत का कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश को सौंपना था, इसको लेकर एक समा संविधान संशोधन 2015 में हुआ। संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इस एक समा संविधान संशोधन के तहत भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया, अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। भूमि समझौता इसे इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत अधिग्रहित किया, भारत अर्जित किया, भारत लिया, इसलिए इसको भारत बांग्लादेश भूमि समझौता कहा जाता है। तो एक समा संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत लिया। तो क्या आपका यह बात क्लियर हो पा रहा है कि अगर भारत के किसी क्षेत्र विशेष को दूसरे देश को सौंपना है तो इसको लेकर हमें क्या करना होगा? संविधान में ऐसा हुआ है ना, नमा संविधान संशोधन के तहत, एक समा संविधान संशोधन के तहत। यह बात स्पष्ट है ना? चलिए अब देखिए, अनुच्छेद 3 के संदर्भ में ही कुछ चीजों को और समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण को लेकर कुछ बातें कही गई है। यानी नए राज्यों का जो निर्माण होता है, भारत का मानचित्र लगाना चाहिए तो क्या आम, इमली, कटहल, लीची लगाया है, यहां है भारत का मानचित्र। चलिए, आप इस बात को समझते होंगे कि बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन, मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन, पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन, पंजाब का विभाजन कर हिमाचल प्रदेश का गठन, बंबई का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन, असम का विभाजन कर नागालैंड का गठन हुआ है। ये सब जो नए राज्य का गठन हुआ है, इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हो गया? कैसे उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हो गया? कैसे मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन हो गया? यह बात तो आप जानते हैं। किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है? किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन कैसे कर दिया जाता है? तो टॉपिक या प्रश्न यह है कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, नए राज्यों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ स्टेट निर्माण का क्या होता है? क्या होगा? फाउंडेशन। हाँ, समझिएगा आप। देखिए, एक तो अगर किसी राज्य को विभाजित कर नया राज्य बनाना है, मान लिया जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान को विभाजित कर एक नया राज्य बनाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर ही चीजों को समझते जाइएगा। अगर किसी राज्य को विभाजित कर नया राज्य बनाना है
तो इसको लेकर विधेयक तैयार होता है और इसको लेकर विधेयक तैयार करता है भारत सरकार के अंतर्गत भारत सरकार का गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय, अमित शाह का मंत्रालय। राजस्थान का विभाजन कर अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसको लेकर विधेयक तैयार करेगा भारत सरकार का गृह मंत्रालय। तो सबसे पहले विधेयक तैयार होता है, विधेयक तैयार करता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय। विधेयक तैयार करने के बाद यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजता है। गृह मंत्रालय विधेयक तैयार कर लेता है और यह विधेयक गृह मंत्रालय भेजता है भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पढ़ता है और पता करता है कि कौन राज्य का विभाजन होना है। राष्ट्रपति जैसे ही पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि राजस्थान का विभाजन होना है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को राजस्थान के विधानसभा को भेज देगा, राजस्थान के विधानसभा को उसकी राय जानने के लिए भेजेगा कि राजस्थान की विधानसभा क्या चाहती है, राजस्थान की विधानसभा क्या चाहती है। तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानसभा को भेजता है। राजस्थान का विभाजन होना है तो राजस्थान राज्य के विधानसभा को भेजेगा, राजस्थान राज्य के विधानसभा को भेजेगा। तो संबंधित राज्य के विधानसभा, संबंधित राज्य के विधानसभा को भेजेगा। अब जब विधेयक राज्य के विधानसभा के पास जाता है तो विधानसभा को इस पर अपने मन मुताबिक निर्णय करने का अधिकार होता है। विधानसभा चाहे तो इसे स्वीकृति प्रदान कर देगा, प्रदान करेगा। विधानसभा चाहे तो इसे अस्वीकार कर देगा, विधानसभा चाहे तो इसे अस्वीकार कर देगा। विधानसभा चाहे तो इसमें संशोधन के साथ स्वीकृति देगा, संशोधन के साथ स्वीकृति देगा। विधानसभा चाहे तो इसे अपने पास रख लेगा, ना स्वीकृति देगा ना अस्वीकार करेगा, अपने पास रख लेगा। सब अधिकार राज्य विधानसभा को प्राप्त है। जैसे आपको आपके घर से आपके गार्जियन पटना भेज दिए हैं, जाओ बाबू पढ़ो लिखो मन से। अब पटना में आप हैं, स्वतंत्र हैं, आपको इको पार्क में लड़की घुमाना है, लड़की घुमाइए। आप चाय दुकान पे सुट्टा मारना है, सुट्टा मारिए, या मुर्गाबाजी करना है, मुर्गाबाजी कीजिए, जो मन है कीजिए। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने को लेकर, होगा उससे गार्जियन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका कैरियर है, गार्जियन तो अपना देख ही लिए है, जो होना था उनके साथ हो ही गया है। अब आपका जीवन है, आप पढ़े तो आपका भविष्य संवरेगा, आप नहीं पढ़े तो आपका भविष्य बिगड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही राज्य विधानसभा स्वीकृति दे नहीं दे, संशोधन के साथ स्वीकृति दे, कोई निर्णय नहीं दे, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वीकृति दिया तब पर भी ठीक है, नहीं दिया तब पर भी ठीक है, अपने पास रख लिया तब पर भी ठीक है। संशोधन के साथ स्वीकृति दिया, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, एकदम नहीं, बाध्य नहीं है। और जैसे लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक अधिक से अधिक राज्यसभा के पास 14 दिन तक रह सकती है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानसभा को जो विधेयक भेजता है, सामान्य तौर पर
संबंधित राज्य का विधानसभा उस विधेयक को 30 दिन तक रोककर रख सकती है। 30 दिन तक रोककर रख सकती है। 30 दिन तक 30 डेज तक रोककर रख सकती है। उससे ज्यादा राज्य विधानसभा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 30 दिन में स्वीकृति दिया, ठीक है, नहीं दिया तब पर भी ठीक है, संशोधन के साथ दिया तब पर भी ठीक है, 30 दिन में कोई निर्णय नहीं दिया तब पर भी ठीक है। तब यह मान लिया जाता है कि वह विधेयक उसी रूप में पारित है। वह विधेयक उसी रूप में पारित है। 30 दिन के बाद यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है। 30 दिन के बाद यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है। अब जब राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है, अब जब राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है, अपनी मंजूरी देता है। राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देता है, विधेयक पर मंजूरी देता है। राष्ट्रपति जब विधेयक पर अपनी मंजूरी दे देता है तो राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद विधेयक संसद के सदनों में रखा जाता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। कहीं भी रखा जा सकता है। लोकसभा में भी पहले रखा जा सकता है या राज्यसभा में भी पहले रखा जा सकता है। कहीं भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विधेयक मान लिया जाए पहले राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा में रखा जाएगा तो राज्यसभा को इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा। राज्यसभा जब साधारण बहुमत से पारित कर देगा तत्पश्चात यह लोकसभा में जाएगा। लोकसभा को भी इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा। लोकसभा भी इसे साधारण बहुमत से पारित कर देगा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दिया, तत्पश्चात यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है। तत्पश्चात यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास